देख तेरे बाजार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया बाजार। और आज की शुरुआत जो है इसी लाइन के साथ। और आप सभी लोगों को चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आज की शुरुआत हम जो है कुछ ऐसे कमेंट से करते हैं जो पिछले एक साल के दौरान जो है मुझे मिले। तो उनमें से कुछ कमेंट्स इस तरीके के थे। तो कुछ लोग मुझे बहुत भयंकर तरीके से कहते थे कि अरे सर आप हमेशा मंदी की बात करते हो। मैंने कहा देखिएगा, आप मुझे समझ सकते हैं कि मैं मंदी की बात कर रहा हूँ। मैं इक्विटी के अंदर या इंडेक्स में मंदी की बात मैंने अक्सर की। और ऐसा नहीं है कि जब तेज़ी की बात हुई, जब बाज़ार ओवर सोल्ड हुए तो मैंने तेज़ी नहीं की, मैंने तेज़ी की भी बात आपके साथ की। बट हाँ, मोटा मोटी मेरा बाज़ार के अंदर वैल्यूएशंस या पैरामीटर्स जो हम देखते हैं उनके हिसाब से हमारा जो रुख था वो मंदी की तरफ ही था। और क्योंकि बाज़ार के अंदर जो निवेशक हैं उनको इतना बढ़िया मूड माहौल बना के रखते हैं मीडिया चैनल्स वाले और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज़ वाले, ठीक है जी। और जितना आईपीएल के मैच जिन्होंने देखे तो उन्होंने बस यही देखा कि भाई ये उतार चढ़ाव तो रहता है और बाज़ार में पैसा डालते जाइए, बाज़ार में बस पैसा डालते जाइए, पैसा डालते जाइए, वैल्यूशन मत देखिए। और देखिएगा म्यूचुअल फंड्स के दम पर बाज़ार अभी भी चल रहे हैं। मैं इस बार में कोई भी जो है संकोच नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि जी मेरी बियर कॉल थी, बाज़ार पे हम ज़्यादा बुलिश थे नहीं, इक्विटी मैंने पर्सनली भी जो है बहुत ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखी हुई थी, तो बहुत ही अंडरवेट थे हम। अंडरवेट मीन्स कि बहुत ही लो लो लो, मतलब अपने पिछले 6-7 साल के सबसे लो लेवल्स के ऊपर मेरी इक्विटी इन्वेस्टमेंट अभी चल रही है। और रीज़न सिंपल था, वैल्यूएशंस और जिस तरीके के पैरामीटर्स हैं उन सब चीज़ों को देखते हुए। लेकिन हम 3 चीज़ों पे बहुत बुलिश थे। एक थे हम बुलिश चाइना पे, चाइना इंक्लूडिंग हांगकॉन्ग, जो भी जहाँ पर जिसको लगे कि हमें लग रहा था कि ये जो बाजार है ये ओवरसोल्ड है, तो वैल्यूशंस जो है वो पिकअप करेगा। अगर एमर्जिंग मार्केट्स के अंदर फंड्स आएंगे तो वहाँ पर आएंगे। और देखिएगा हैंग सेंग की ETF ने पिछले एक साल के दौरान तकरीबन 51% की रिटर्न्स जो है जनरेट की। और यहाँ पे मेरा कॉन्ट्रा व्यू था, और जो लोग हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को पता है यहाँ पे कि हमारा एक बुलिश स्टांस जो है हांगकॉन्ग के अंदर या चाइना की बाज़ारों में था। चाइना के भी जो मेजर मार्केट्स हैं वो 30+ की जो रिटर्न्स हैं वो जनरेट कर रहे हैं। दूसरा हमारा बुलिश व्यू था गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में हमारी पसंद थी SGB, हालांकि सिमिलर लाइंस के ऊपर अगर हम बात करें तो गोल्ड की एक साल की जो रिटर्न्स है वो 40% है, तो 40% की गोल्ड में रिटर्न है। तो यहाँ पर भी हमारा विन विन सिचुएशन रही। उसके बाद अगर हम देखें कि सिल्वर के ऊपर हमारा बुलिश व्यू था, हालांकि मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम थी। मेरी मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट थी वो गोल्ड में थी और अभी भी है। और यहाँ पर देखिएगा इसमें भी 36.5% की रिटर्न्स थी। तो ऐसा नहीं है कि अगर इक्विटी ने रिटर्न्स नहीं बनाई, निफ्टी ने कोई रिटर्न्स नहीं दी इस पूरे पीरियड में, तो बाजार में रिटर्न्स नहीं बनी। बस बात ये है कि आप केवल ये सोचेंगे कि भाई खाली इंडिया में पैसा बनेगा, तो वो शायद गलत है। और रीज़न ये है कि जो वैल्यूशंस हैं उनका फ़ायदा जो है FIIs अपना माल बेचते हुए निकाल रहे हैं। अब अगली जो लाइन मैं आपके साथ बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि बाज़ार की आखिरी उम्मीद। मैं सिंपल सी भाषा में बोल रहा हूँ, बाज़ार की आखिरी उम्मीद। देखिएगा, अगर टेक्निकल लेवल्स के ऊपर मैं बाज़ार की आखिरी उम्मीद क्यों बोल रहा हूँ ये बात आप समझ लीजिएगा। अगर ये लेवल्स ब्रीच हो गए तो आप ये समझ लीजिएगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो आने वाले 4 से 5 महीनों में 20 से 25% और उड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं ब्रॉडर मार्केट के अंदर बात कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन मैं उसके लिए सहारा ले रहा हूँ इंडिसेस का, और इंडिसेस में भी एक मूविंग एवरेजेस का। तो अब आप फिर कहेंगे सर बेरिश कॉल है। नहीं, बेरिश कॉल नहीं है अपनी। मैंने आपको याद है कि मैंने थर्सडे में जो आउटलुक दिया था उसमें ये कहा था कि एक टेक्निकल बाउंस हमें लग रहा है, बाजार ओवरसोल्ड हो गया, लेकिन वो टेक्निकल बाउंस नहीं आया। और इवन फ्राइडे में भी हम कह रहे थे कि थर्सडे में 2 बजे के बाद आएगा तो ठीक है, नहीं तो फ्राइडे में आएगा। नहीं हुआ। देखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ठीक होंगे, तो गलत भी होंगे, वो गलती भी मैं स्वीकार करता हूँ। बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि एक लास्ट होप की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अब बाज़ार जो है उस पड़ाव पे आ गया है। अगर बाज़ार यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे है, मतलब ये समझ लीजिएगा, अगर वो टेक्निकल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो वो मील का पत्थर साबित होगा। अगर वो टूट गया ना तो बाज़ारों के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट जो है धीरे धीरे वो हो, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम हो, बट जो बुल्स है ना वो इतने बुरे तरीके से फंस जाएंगे कि
उनके मतलब ये समझ लीजिएगा कि बुल्स के गले तक पानी आ जाएगा अगर ये लेवल्स टूट गए। तो बाज़ारों के अंदर ये लेवल्स कब आएंगे वो मैं भी आपके साथ चर्चा करूँगा। अब बात ये करते हैं सबसे पहले कि एक जो अच्छी न्यूज़ आई है लास्ट सहारा बाजार का है, मैं उसको एक पॉजिटिव नोट पे देख रहा हूँ, एक नेगेटिव नोट। पॉजिटिव नोट में ये कि जो जीडीपी के डेटा आए हैं वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर आए हैं। 7.8% जो Q1 2025-26 की जीडीपी के डेटा जो है पेश किए है सरकार ने। तो ये जो डेटा है ये बहुत ही इम्प्रेसिव है, किसी को भी उम्मीद नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर आप मेरी बात पूछोगे तो अगर मैं सही साबित हो जाऊंगा अगर अगले 10-15 दिन में बाज़ार जो है इसकी इज्जत नहीं करता है, तो हो सकता है कि कल यानी कि मंडे को जब बाज़ार खुले तो एक ऊपरी लेवल्स पर बाज़ार जा सकते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ इसको थम्स अप अगर बाज़ार ने करना है तो, क्योंकि जो जीडीपी की ग्रोथ है वो जो इस जीडीपी को बोलते हैं रियल जीडीपी, यानी कि कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जो वैल्यूएशंस करते हैं, यानी कि जो सेम प्राइस साल दर साल में रहते हैं उन्हीं प्राइस के ऊपर अगर ग्रोथ देखें तो उसको जीडीपी रियल जीडीपी बोलते हैं। और अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें, अगर उसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दें तो वो 8.8% आई है, यानी कि उसमें इन्फ्लेशन की फिगर्स। तो ये जो रिटर्न्स होती है जनरली ये माना जाता है कि बाजार इतनी रिटर्न्स जो है जनरेट कम से कम करेंगे, तो इतनी उम्मीद की जाती है। तो अल्टीमेटली मोटा मोटी हम इसको 10% मान लेते हैं, लेकिन हमारे बाजार तकरीबन अगले 2 से 3 साल की अर्निंग्स को पहले से ही डिस्काउंट किए हुए हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आश्वस्त नहीं हूँ। लेकिन इस न्यूज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आना ही चाहिए। अगर अब मैं इस बात को दूसरे तरीके से ट्विस्ट करके आपके साथ बोल रहा हूँ कि अगर ये आंकड़ों पर बाज़ार ने रिलाई किया तो बाज़ार में तेज़ी होनी चाहिए, लेकिन अगर बाज़ार ने रिलाई नहीं किया तो हो सकता है कि तेज़ी 2-3 दिन चले, इस हफ्ते पूरे चले, उसके अगले हफ्ते भी चले, लेकिन फिर 15-20 दिन बाद आपको दोबारा से मार्केट होती हुई नज़र आए या पहले ही मार्केट होती हुई नज़र आए, तो आप ये समझ लेना कि ये जो डेटा गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं इस पर ना तो बाजार विश्वास कर रहा है और ना मैं विश्वास कर रहा हूँ। और रीज़न ये है क्योंकि मुझे विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट अर्निंग्स को इनके साथ मैच कर रहे हैं वो मैच ही नहीं हो रही है। तो आप ये देखेंगे कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो कंट्री के अंदर और कंट्री में कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं, तो उन कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स में जो ग्रोथ आती है वो रिफ्लेक्शन जो है जीडीपी ग्रोथ के नंबर से मैच ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अब इस जीडीपी के नंबर्स झूठे मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि बाज़ार के जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है उसके साथ जो जीडीपी के नंबर्स हैं वो मैच नहीं हो रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट के डेटा हैं तो विश्वास तो हमें करना ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन जो हमें रिस्क लग रहा है वो ये लग रहा है कि बाजार ने अगर इसको रिस्पेक्ट नहीं दी तो एक सीवियर पेन हो सकता है। अभी ना हो, तुरंत ना हो, 15 दिन 20 दिन महीना हो सकता है कि बाजार इस पर यकीन करे, लेकिन बाजार फिर बताएगा कि जी मुझे यकीन है या नहीं है, क्योंकि बाजार इमीडिएटली इम्पैक्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे चार्ट्स की जो आप देखना और सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं आज उनकी बात बाद में करूँगा। मैं पहले लेकर आ रहा हूँ निफ्टी 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का मतलब है कि एक तरीके का वेटेड एवरेज, यानी कि एक प्राइस को छोड़ दो, मान लीजिए कि 200 दिन की जब अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं तो सिंपल होती है कि भाई जितना 200 दिन का वैल्यू जोड़ी और उसको 200 से डिवाइड कर दिया, इसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि जो उस दिन जो ट्रेड हुए जितना वेट हुआ उस वेट के साथ भी जो है क्लब करते हैं कि कितने समय कौन सी प्राइस रही। अब उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग। तो मैं सिंपल और एक्सपोनेंशियल में कोई ज़्यादा फर्क तो होता नहीं है, लेकिन मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ज़्यादा तरजीह देता हूँ क्योंकि इसमें वेटेज जो है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 आज क्लोज हुआ है 24,426 पे, और अंतिम जो सहारा है बुल्स के लिए, मैं ये नहीं कह रहा बाजार ही खत्म हो जाएगा, बाजार तो चलना ही है, लेकिन बुल्स का जो अंतिम सहारा है वो 24,264 रुपये। तो ये 24264 लेवल्स है, इस लेवल को मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके देखिए 20-30-50 पॉइंट इधर या उधर की हम बात नहीं करते, उन लेवल्स को हम ज़्यादा तरजीह नहीं देते। तो 24264 ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसके नीचे बाजार आएगा, ये समझ लीजिएगा ना, बेयर्स जो ना इतने तगड़े तरीके से बाजार को कंट्रोल करेंगे और फिर ये एक हर्डल हो जाएगी। और जो इस लेवल के नीचे जब बाजार जाएगा तो जो मार्केट मचेगी ना असली, वो निफ्टी में नहीं मचेगी,
निफ्टी में तो मचनी है, थोड़ी मचनी है, लेकिन जो असली मार्केट मचेगी ना, स्मॉल कैप और मिड कैप्स के चीथड़े उड़ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पर इस लेवल को बाजार बचाए। हम सब यही उम्मीद करें कि भाई ये लेवल बचे तो बुल्स को थोड़ा सा सहारा रहे, क्योंकि जितने भी लोगों की पोर्टफोलियो, जिनकी भी SIP जा रही है, जिनके भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, अगर स्मॉल कैप और मिड कैप भी अगर साथ में टूट गया ना तो पोर्टफोलियो की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। तो ये जो लेवल्स है, ये अंतिम सहारा है बुल्स के पास, 24,264। और मैं इसको मोटा मोटी सिंपल में भी कन्वर्ट कर दूं तो 24,071। तो अल्टीमेटली अगर 24,000 के नीचे बाजार क्लोज हो गए, और मैं ये कहता हूँ कि 24,100 के नीचे अगर बाजार क्लोज हो गए 2 दिन से लेके और 4 दिन के तक, तो आप ये समझ लीजिएगा अगला पड़ाव कहीं 5% और नीचे आता है। अब 200 दिन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, देखिएगा 200 डेज एक लॉन्ग टर्म एवरेज हो गई, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एवरेज होती है, क्योंकि 200 दिन में बाजार ने सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे। उन लेवल्स को भी अगर बाजार प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो अल्टीमेटली बाजार के अंदर जो इंटरेस्टेड पार्टीज है उनका खरीदने में रुझान नहीं है। और ये लेवल्स अगर टूट गए, अगर खरीदने में रुझान नहीं है तो रुझान किसका है, बेचने वालों का। तो अल्टीमेटली एक जो भगदड़ वाली जो स्थिति है, यानी कि जो बहुत बड़े स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं ट्रेडर्स के, और इवन इन्वेस्टर्स भी अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं कि अगर 200 दिन की मूविंग एवरेज टूट कर बाजार 2-3 दिन बंद हो गए तो हम अपनी पोजीशंस को काट देंगे। तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनकी पोजीशंस भी कटेंगे। तो एक ऐसा असर आएगा कि कुछ शेयर्स बिकेंगे, कुछ शेयर्स के जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है उनके भी स्टॉप लॉस बहुत तेज़ी से कटेंगे। तो वो एक भय वाली स्थिति बाजार के अंदर पोजिशनल बेसिस पे हो सकती है। तो हम सब ये उम्मीद करते हैं कि भाई ये 24 to 64 बचना चाहिए, और बचने की जो उम्मीद आ रही है वो GDP के डेटा से आ रही है। तो GDP पे कल कैसा बाजार रिएक्ट करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार वोलेटाइल रहेगा ये पक्का है, और ये चीज़ तो देखिएगा हमने घोषणा आपके साथ पहले ही कर दी थी कि जब बाजार की वोलेटिलिटी इंडेक्स बेशक से नहीं बढ़ रहा, लेकिन बाजार में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है इस बार, लेकिन वोलेटिलिटी इंडेक्स क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि धीरे 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 माल छोड़ा जा रहा है और खरीदने वाले को पूर्णतः संतुष्ट किया जा रहा है। भाई तेरे को जितना लेना है ना माल तू ले ले आराम से, तू ऊपर खींच के ला रहा है बाजार को, ले आ, हम तेरे को ऊपर भी माल देंगे, तू जितना माल चाहेगा उतना माल देंगे। अभी ये पोजीशंस है। अब ये जो माल बेचने वाले जिस दिन बायर बनेंगे उस दिन पोजीशन बदल जाएगी। तो अभी टेक्निकल सेटअप के ऊपर हम बस यही कहेंगे कि ये लेवल्स बचने चाहिए। अब निफ्टी बैंक भी जहाँ पर बंद हुआ है 63655, और अब जो क्लोज आ रहा है वो अगर 63541, देखिएगा 200 दिन की जो मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉट होती है। यहाँ पर बहुत हैवी बायर्स आते हैं, बुल्स पोजीशंस को रोकने की कोशिश करते हैं, और बुल्स अगर यहाँ से बाजार खींचते हैं तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होती है। तो अगर बाजार रोक लिए यहाँ पे तो जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग होगी, फिर वोलेटिलिटी आ गई। तो अल्टीमेटली ये जो लेवल्स हैं 53541 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटी 53,500 का लेवल जो है यहाँ पर बनता है। तो ये 53,500 इंपॉर्टेंट लेवल है, और सिंपल मूविंग एवरेज पे देखें तो तकरीबन 600 पॉइंट नीचे है 52,900 के आसपास। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बाजार बियर ट्रैप के अंदर, बियर्स के अंदर जो है जबरदस्त ताकत आ जाएगी अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो, और फिर बाजार में एक फ्री फॉल हो सकता है। तो अभी यहाँ पर हो सकता है कि हमारी भी पोजीशंस जो पुट बिकी हुई हैं, तो हो सकता है कि हमें भी अगर ये लेवल टूटते हैं तो अपने लॉस काटने पड़े। ठीक है जी। तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बाज़ार के अंदर हमारे लिए बस कंफर्ट ये है कि हम पोर्टफोलियो साइड से निश्चिंत हैं, क्योंकि पोर्टफोलियो में हमारे पास इक्विटी बहुत ही कम है, और हमारे पास जो दूसरी एसेट्स क्लास है वहाँ पर हम इन्वेस्टेड है। बट हाँ, पोर्टफोलियो वाइज अभी हमारी तेज़ी की पोजीशंस भी हैं, और मंदी की तो रहती ही रहती है हमारी, बट हाँ तेज़ी इस टाइम पे ज़्यादा है हमारी। हम एक टेक्निकल पुल बैक के लिए प्ले कर रहे थे, लेकिन अब जो रिस्क है, जो कल का जो बाज़ार बंद हुआ वो कहीं ना कहीं एक चिंता जो है ज़रूर व्यक्त कर रहा है। लेकिन हम इम्पोर्टेंट लेवल्स के आसपास एक बार ज़रूर जो है हम ये देखना चाहेंगे कि अगर रुक जाते हैं तो हम जो पोजीशंस हैं अपनी बरकरार रखेंगे। अदरवाइज़ जो है अगर कोई भी बाउंस आएगा तो उसमें भी हम अपनी तेज़ी की पोजीशंस को काटना है। स्टॉप लॉस लग गया तो भी काटना है, और यहाँ से अगर 2-2.5% अगर बाजार चलते हैं तो वहाँ पर भी हम एक टेक्निकल बाउंस उतना ही प्ले करने की जो है प्लान है हमारा, वहाँ पर आता तो हम निकलने की ही चेष्टा करेंगे। तो अल्टीमेटली अब जो बाज़ारों के अंदर जो डेटा पॉइंट है उनकी तो मैं बात करूँगा, लेकिन अभी देखिएगा बैंक निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। अब ये जो 1 डे का चार्ट है ना, इतना प्यारा चार्ट है ना, अगर पिक्चर को देखें ना आप
तो एकदम बहुत बढ़िया पिक्चर लगेगी। देखिएगा ये बाजार यहाँ से यहाँ और ये डाउन ट्रेंड। अब बाजार का डाउन ट्रेंड अगर हम देखें तो ये जो पूरी पिक्चर है, ये हेड हो गया, ये शोल्डर्स हो गए और ये पूरा हैंड आपका हो गया कंप्लीट। तो ये जो हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न है ना वो कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें दूसरी बात ये कि जब इंडो पाक का जो वॉर चल रही थी और उस वार समय पर जो लो लगे थे निफ्टी बैंक के, उन्हीं लो के आसपास और सिमिलर टाइप की कैंडल्स बनी हैं और उसके बाद एक बाजार ने गैप अप दिया था, लेकिन कोई पॉजिटिव खबर होनी थी। अब की बार भी खबर पॉजिटिव है जीडीपी के डेटा की। तो अब यहाँ देखना है कि ये जो गैप अप है ये इस बार फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो हम इस गैप अप को भी, जो भी हमारी तेज़ी की पोजीशंस हैं उसको हम एग्जिट करने के लिए ही अभी प्लान करेंगे। अगर हमें फिर तेज़ी की पोजीशन बनानी होगी तो हम उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे कि बाज़ार में जो भी अभी हमारी तेज़ी की पोजीशंस अगर वो आती हैं ऊपर की तरफ तो एक बार तो हम प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे। उसके बाद चाहे हमारे को बाज़ार स्टेबल होने के बाद दोबारा से हायर प्राइस पर खरीदनी पड़े वो बात अलग है। तो अल्टीमेटली बाज़ार ने कंप्लीट पैटर्न कर दिया, यानी कि जो पैटर्न है वो कंप्लीट है। जो एक तेज़ी हुई थी उसके बाद जो मंदी हुई थी, जो तेज़ी और मंदी आपस में कट कर न्यूट्रलाइज हो गई हैं। अब अगर बाज़ार यहाँ से नीचे गिरे इन लेवल्स के नीचे जो मैंने आपको बताया तो देखिएगा एक फ्री फॉल हो सकता है, वो एक रिस्क बनता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर यहाँ से एक पुल बैक आता है तो पुल बैक भी जबरदस्त आएगा। कम से कम 1-2 दिन तो कम से कम बढ़िया आना चाहिए अगर ऐसा होता है तो। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली कैंडल देखें तो वीकली कैंडल भी स्पॉट पर बंद हुई है, मूविंग एवरेजेस भी वही सजेस्ट कर रहे हैं, पैटर्न्स यहाँ पर भी कंप्लीट हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये चांसेस हैं बॉक्स थ्योरी के भी लोअर पॉइंट पे हैं। अब एक बॉक्स के अंदर घुस अगर तोड़कर नीचे बाजार आएगा तो दूसरे बॉक्स में आ जाएगा, तो एक नई रेंज आ जाएगी बाजार की। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहीं से एक बाउंस जो है बाजार एक बार देता हुआ नज़र आए, क्योंकि खबरें भी पॉजिटिव हैं। लेकिन ये इस बात को मना नहीं कर सकते कि क्योंकि इस समय पलड़ा जो है बेयर्स का भारी है, उन्होंने मजबूत तरीके से जो है बुल्स के हाथ तोड़ रखे हैं। लेकिन क्योंकि लास्ट लेग जब आती है तो बियर्स थोड़े से एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर ये लास्ट लेग रही होगी डेली बेसिस पे तो अगर हम ये मान सकते हैं कि एक जो है बाइंग का जो टेक्निकल बेस है उस लेवल से एक बाउंस आ सकता है। अब वो बाउंस अगर कल आता है तो उसके लिए एक न्यूज़ भी है, तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि एक बाउंस आए। पर वो बाउंस हम कोई बुलिश ट्रेंड के लिए नहीं प्ले कर रहे हैं, हमें बस ये वो बाउंस लग रहा है कि एक बाउंस आएगा 2% का 3% का। वो देखने में तो ऐसा लगेगा कि बहुत बुलिश है, लेकिन शायद वो सस्टेन ना करे ऊपरी लेवल पे। अब अगर निफ्टी का भी वीकली कैंडल देखें तो निफ्टी के वीकली कैंडल भी स्पोर्ट पे बंद हुए हैं, 200 डेज की मूविंग एवरेजेस भी हैं। तो ये सब संकेत कर रहे हैं कि एक बाउंस बनना चाहिए। और यहाँ पर ये निफ्टी का भी अगर डेली पैटर्न देखें तो सिमिलर टाइम के जो पैटर्न्स हैं वो बन गए हैं। तो यहाँ पर एक स्पोर्ट एरिया भी है, देखिए यहाँ पर निफ्टी ने बहुत काम किया है। तो ये निफ्टी का भी स्पोर्ट एरिया जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, तो इन 200 डेज के मूविंग एवरेज पे जनरली एक बाउंस आता है। तो देखते हैं कि बाउंस खुलते के साथ गैप अप होता है या बाजार नीचे आके बाउंस करते हैं। तो हमें लगता है कि इस हफ्ते का जो शुरुआत है वो शायद थोड़ा सा पॉजिटिव नोट पे हो सकती है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि अगर 2-2:30 बजे तक बाजार पॉजिटिव रहता है और उसके बाद भी एक कैचअप बाइंग आ जाती है या कैचअप रैली आ जाती है तो बाजार शायद फिर मंगलवार को भी ठीक ठाक करता हुआ नजर आए। लेकिन हफ्ते के अंत तक फिर दोबारा से ऊपरी लेवल पर सेलिंग आने की संभावना से को नकारा नहीं जा सकता। अब मंथली पैटर्न तो देखिएगा मुझे लग ही रहा है मंथली तो हम ये मान के चलेंगे ये पैटर्न बनेगा, तो उसमें तो 3-4-5 महीने का टाइम लगेगा। तो उसके बीच में तो देखिए मंदी तेज़ी के ट्रेड बहुत रहेंगे, बट ट्रेंड इज़ फ्रेंड। तो इस समय ट्रेंड जो है थोड़ा सा मंदी का ज़्यादा लग रहा है। तो जब तक एक बेस के साथ जो है टेक्निकली चेंज नहीं होते तब तक तो सेल ऑन राइज की मार्केट ही रहने वाली है। तो हर तेज़ी को बेचना जो है शायद हमें लगता है कि ज़्यादा लाजमी रह सकता है। अब इस वीडियो के अगले हिस्से में हम जो आपके साथ बात कर रहे हैं वो एफआईज डेटा की बात करें। तो देखिएगा एफआईज ने ना पोजीशंस ना ऐसी फंसा रखी है कि क्या कहें। 275 लाख की जो पुट ऑप्शंस हैं वो जो बस खरीदी हैं। जो तेज़ी की पोजीशन स्टॉक फ्यूचर्स में रखते हैं वो उन्होंने कैरी की हैं, तो सिमिलर लेवल पे हैं। थोड़ी सी और भी जो है स्टॉक फ्यूचर्स प्लस की हैं, लेकिन ऑप्शंस के अंदर अपनी मंदी नहीं काट रहे। ऑप्शंस के अंदर अपनी मंदी नहीं काट रहे, तो मंदी हैज भी पूरा ले रखा है
ऊपर से कॉल भी बेची है, तो अल्टीमेटली बाजार ऊपर जाने की संभावना है। इस डेटा की तरफ से भी कुछ पॉइंट्स बनते हैं, यानी कि 1-1.5% का यहाँ से भी डेटा बताता है, क्योंकि जो पोजीशन तेज़ी की और मंदी की है उन दोनों का कम्बिनेशन ये कह रहा है कि 1-1.5-2% की तेज़ी शायद अब और बन सकती है टेक्निकल बाउंस में। और एफ भी इस बात को समझता है कि इतनी मंदी हो गई है तो थोड़ा सा पोजीशन लाइट कर लेनी चाहिए, तो थोड़ी सी मंदी उन्होंने कम की है। प्रो डेटा ने, अगर प्रो का डेटा देखें तो उन्होंने मंदी बढ़ा दी है। ओ क्या पुट खरीदी 83,104, और यहाँ पे देखें तो कॉल ऑप्शंस भी उन्होंने बेची, हर्डल्स भी क्रिएट किया है, लेकिन उनके स्टॉक फ्यूचर्स में एक बहुत अच्छी तेज़ी की पोजीशन बनी हुई है। तो कुल मिलाकर प्रो के डेटा जो है थोड़े ज़्यादा मंदी के हुए हैं अगर एक्सपायरी के बाद देखें तो, बट यहाँ पर जो प्योरली बुलिश डेटा है वो सब क्लाइंट के हैं। क्लाइंट में रिटेल पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, चाहे पुट ऑप्शन है, कॉल ऑप्शंस हैं। देखिए कॉल भी खरीदी तेज़ी की, पुट भी बेची तेज़ी की, उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे यहाँ भी तेज़ी की, और इंडेक्स फ्यूचर्स भी। तो एक तरफा तेज़ी अगर किसी की है तो क्लाइंट की। अब बात करते हैं कि एफ और डी के बीच में जो कैश मार्केट है उसमें क्या हुआ। तो देखिएगा 11,500 करोड़ के आसपास की जो स्टॉक्स के अंदर सेलिंग बाइंग हुई डी की तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जो खरीदारी की, उसके सामने अगर हम बात करें तो एफ ने क्या किया। एफ की जो बाइंग आई वो आई 8313 करोड़ की, 8,300 करोड़ के आसपास माल बेचा गया। तो एफ ने अपनी पोजीशंस फ्राइडे को भी बेचने की ही बना के रखी है। अब देखते हैं कि 200 दिन की जो मूविंग एवरेजेस है, यहाँ पे हमें काफ़ी उम्मीद है कि एक बाउंस आना चाहिए। अब वो बाउंस सस्टेन इस हफ्ते तक करता है, या इस हफ्ते के मध्य तक करता है, या सोमवार की दोपहर तक करता है, ये देखने वाली बात है। बट ये पक्का है कि बाज़ार के अंदर अभी बेरिश सेंटीमेंट है, तो जो भी राइज़ है वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी ट्रेड ले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह ले, और जो भी सेलिंग का सौदा डालें उसका स्टॉप लॉस जरूर रखें, क्योंकि जब इस तरीके से ओवरसोल्ड मार्केट में एक बाइंग आती है तो वो बहुत तेज़ी से आती है, और उसमें मंदी करने वालों को मौका नहीं मिलता है कि एकदम बाज़ार निफ्टी की बात करें तो 150-200 पॉइंट चढ़ जाता है, और बैंक निफ्टी देखें तो 500-600 पॉइंट की एकदम एक तरफा तेज़ी हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मंदी जब आप करें तो आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क कितना है। आप अपने स्टॉप लॉसेस को जरूर रखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, और इस वीडियो को खाली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही इस्तेमाल करें। कोई भी आप डिसीजन करते हैं, कोई भी ट्रेड पॉलिसी बनाते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर अपने विवेक का यूज़ करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लीजिए, आपने जो टेक्निकल्स के जो टूल्स यूज़ करते हैं उनको यूज़ करिए, और फिर कोई किसी अंतिम फैसले पर पहुंचिए। और यहाँ पर मैंने ज़्यादातर जो इस वीडियो के अंदर टेक्निकल्स के सामने मैंने अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा आपके साथ शेयर किया है, बजाय कि किसी पर्टिकुलर टेक्निकल्स के। तो जो हम इतिहास में देखते हुए आए हैं उसको देख के हमारा अनुभव क्या कह रहा है वो ज़्यादा हमने चर्चा किया। तो इस वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।